हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस की सीरीज़ में जो पहली लड़ाई मानी जाती है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर माना जाता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन को ज़रूर बनाता है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में इस 1857 के रिवोल्ट को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द रिवोल्ट, आखिर क्या था ये 1857 का जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, ये क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जो कि 59 तक कंटिन्यू हुआ था, वाज अ वाइड स्प्रेड बट अनसक्सेसफुल रिवेलियन अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो विद्रोह था ये 1857 में हुआ था। ये काफ़ी वाइड स्प्रेड यानी कि काफ़ी एरिया में फैला हुआ था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रिवेलियन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला विद्रोह था जो कि ऑर्गेनाइज्ड था थोड़ा सा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। इससे पहले जो विद्रोह हुए थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे और वो लिमिटेड रह जाते थे। एक स्थान पर, एक किसी प्लेस से रिलेटेड होते थे, एक किसी जनजात से रिलेटेड होते थे, ट्राइब से रिलेटेड होते थे, तो वहीं पर लिमिटेड रह जाते थे। बट ये थोड़ा सा वाइड स्प्रेड हुआ था, 2-4 स्टेट्स में इसका जो इफेक्ट था वो देखा गया था। नेक्स्ट आता है द रिवोल्ट इज़ नोन बाय सेवरल नेम्स। इस रिवोल्ट को कई सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहला आता है द सिपाही म्यूटिनी, यानी कि सिपाही विद्रोह, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस जितने भी हुए हैं उन्होंने इसको एक सिपाही विद्रोह कहा है, सिपाही म्यूटिनी कहा है। सेकेंड नाम जो इसका आता है द इंडियन म्यूटिनी या फिर द ग्रेट रिवेलियन। ये इंडियन हिस्टोरियंस जो भी हुए हैं उन्होंने इसको द इंडियन म्यूटिनी या फिर द ग्रेट रिवेलियन कहा है। नेक्स्ट आता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये विनायक दामोदर बीडी सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था। तो ये तो हमने जाना कि अबाउट 1857 रिवोल्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो जाने। आगे देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट, आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ था, उसके कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले कारण जो आते हैं वो पॉलिटिकल रीजंस थे। पॉलिटिकल रीजंस में सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि जो ब्रिटिश की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी वो किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी, ये आप लोग हमको कमेंट्स में बताएंगे। तो इनकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, इससे ब्रिटिश पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक्सपेंशन कर रही थी, वो राज्यों को, स्टेट्स को एक्वायर कर रही थी और जो रूलर्स हुआ करते थे उनको सरप्रेस कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रानी लक्ष्मीबाईज एडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द झांसी। झांसी का जो किला था या फिर झांसी का जो शासन था उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने एक सन को अडॉप्ट किया था, तो ब्रिटिश ने मना कर दिया था कि नहीं, अडॉप्टेड सन राजा नहीं बन सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बना था 1857 के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट आता है कि सतारा, नागपुर एंड झांसी वर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी यानी कि राज्य हड़प नीति जो थी, उसके अंतर्गत सतारा, नागपुर और झांसी को कब्जा कर लिया गया था। जैतपुर, संबलपुर एंड उदयपुर वर ऑल्सो एनेक्स्ड। तो ये जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी एनेक्स्ड हो चुके थे। द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी, नेक्स्ट पॉइंट है ये, द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स जॉबलेस। यानी कि अवध का जब एनेक्सेशन हुआ था, अवध बहुत एक बड़ा राज्य हुआ करता था उस टाइम पर, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो एनेक्सेशन किया था वो इस बेस पे किया था कि यहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे अपना राज करे। तो इससे क्या हुआ था कि कई सारे ऑफिशियल्स और सोल्जर्स थे जो कि जॉबलेस हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है द मीजर कन्वर्टेड अवध अ लॉयल स्टेट इनटू अ हॉट बेड ऑफ डिस्कनेक्ट एंड इंट्रिग। यानी कि जो अवध का जो मुद्दा था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया था इस पूरे 1857 के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट रीजंस जो हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉजेज आते हैं, वो आते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में 1857 रिवॉल्ट का आंसर लिखने को आता है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे। तो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ में फर्स्ट पॉइंट आता है द रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया वाज अलार्मिंग कंसर्न ऑल ओवर द कंट्री।
जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे इंडिया में अपनी जड़ें फैला रहा था, जो कि एक काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन क्रिएट हो गई थी उससे। एन एक्ट ऑफ 1850 changed the Hindu law of inheritance, enabling a Hindu who had converted into Christianity to inherit his ancestral properties। यानी कि जो हिंदू से क्रिश्चियन बनते थे वो अपनी जो पैतृक संपत्ति थी उसको ले सकते थे। ये एक एक्ट 1850 में हुआ था। तो इससे भी लोगों में काफ़ी निराशा हुई थी कि हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने लगे थे ज़्यादातर। पहले डर रहता था कि उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब ये लॉ आ गया कि उनको प्रॉपर्टी अपनी मिल जाएगी अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तब भी, तो लोग ईजिली कन्वर्ट होने लगे थे हिंदू से क्रिश्चियन में। नेक्स्ट आता है द एवोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड द लेजिस्लेशन लीगलाइजिंग विंडो रीमैरिज वर बिलीव्ड एज थ्रेट्स टू बी इस्टेब्लिश्ड सोशल स्ट्रक्चर। उस टाइम पर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें सती प्रथा थी और फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हुआ करता था बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ विडो रीमैरिज नहीं हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे काफ़ी कंट्रोल किया कि जो मतलब फीमेल भ्रूण हत्या जो होती है उस पर कंट्रोल किया, उस पर लगाम लगाया, और उसी के साथ साथ क्या किया कि विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया। तो ये जो तीन अपने समाज के उस टाइम पे बड़े मुद्दे हुआ करते थे उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया। तो इससे हमारे जो समाज के जो ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग हुआ करते थे उनको ये चीज़ का डर हुआ कि ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया था। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन वॉज डायरेक्टली चैलेंजिंग द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एजुकेशन सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू करा दिया था। यानी कि इंग्लिश की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना शुरू कर दिया था 1833 एक्ट से। तो वहाँ से क्या हुआ था कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम या फिर और जो भी और धर्म थे भारत में जो रहते थे उनको ये डर लगने लगा था कि अब हमारे बच्चों को हमारी कल्चरल एजुकेशन ना मिलके वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी, जिससे कि वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक काफ़ी डर पैदा हो गया था समाज के अंदर। तो ये सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ थे। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में पहला आता है इन रूरल एरियाज पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर इन्फ्यूरेटेड बाय हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड एंड द स्ट्रिंजेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी। सबसे ज़्यादा तो टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, जिससे कि ज़मींदार थे और जो पीजेंट्स थे वो बर्डन फील करने लगे थे, और जो रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड थे वो काफ़ी ख़तरनाक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रेशराइज करके टैक्स कलेक्शन किया करती थी, जिससे कि किसान और ज़मींदार मजबूर हो गए थे और काफ़ी परेशान होने लगे थे। तो वो भी एक कॉज बना था रिवोल्ट का। नेक्स्ट आता है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड देयर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इनटू इंडिया विच ruined इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, उससे क्या हुआ था वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में काफ़ी ग्रो हुई थी। जब इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई थी तो उनका सामान इंडिया आने लगा था बिचने के लिए। अगर उनका सामान ज़्यादा बिचने के लिए आता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके के मार्केट में कैप्चर करना शुरू कर दिया था, और जो इंडियन मेड सामान था उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसकी सेल भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। इस पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैड टू कम्पीट विद चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसमें लोग काफ़ी मेहनत करके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाया करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि मशीन्स का इन्वेंशन हुआ और मशीन से जो बनने वाले सामान थे वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के प्राइजेस की अपेक्षा काफ़ी सस्ते मिलने शुरू हो गए थे। इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हद तक मतलब अफेक्टेड हुई थी। तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेज़। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं हमारे मिलिट्री कॉजेज़। तो मिलिट्री कॉजेज़ क्या हुए थे? द 1857 रिवॉल्ट जो था, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन एज ए सिपाही म्यूटनी, एक सिपाही विद्रोह के तौर पे शुरू हुआ था मेनली। तो मिलिट्री कॉजेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सिपाही विद्रोह के तौर पे ही शुरू हुआ था। इसके पीछे तो कई सारे रीजंस थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ थे, लेकिन मेन जो कॉजेज़ थे, जो इमीडिएट इफेक्ट वाले कॉजेज़ थे, वो थे मिलिट्री कॉजेज़। इंडियन सिपाही फॉर्म्ड मोर देन 87% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया बट वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स।
जो इंडियन सिपाही थे वो लगभग ब्रिटिश आर्मी का 87% हुआ करते थे, लेकिन स्टिल उनको इन्फीरियर फील कराया जाता था। नेक्स्ट आता है द इंडियन सिपॉय वॉज पेड लेस देन द यूरोपियन सिपॉय ऑफ द सेम रैंक। सेम रैंक पे होने के बावजूद भी जो यूरोपियन सिपाही होता था उसको ज़्यादा पेमेंट मिलती थी और इंडियन सिपाही को कम पेमेंट मिलती थी, जिससे कि उनके बीच में निराशा थी काफ़ी। नेक्स्ट आता है दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। और जो सिपाही थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो अपने घर से काफ़ी दूर जाके ड्यूटी करें, जिससे कि उन लोगों के बीच में जब सैलरी भी कम मिल रही है, घर से दूर रह के नौकरी भी करनी पड़ रही थी, तो उनके बीच काफ़ी असंतोष था। नेक्स्ट आता है इन 1857 लॉर्ड कैनिंग इशूड द जनरल सर्विस इनलिशमेंट एक्ट विच रिक्वायर्ड दैट द सिपॉय मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। जो 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक इशू किया था ऑर्डर, जिसको कि जनरल सर्विस इनलिशमेंट एक्ट बोलते थे। उसमें क्या हुआ था कि इंडियन सिपाही जो थे उनको ये मस्ट कर दिया गया था कि वो तैयार रहें इंडिया के बाहर जाने के लिए, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी वो तैयार रहें। नेक्स्ट कॉजेज़ में हम देखते हैं इमीडिएट कॉजेज़ क्या क्या थे। तो इमीडिएट कॉजेज़ मेन थी, सिपाही विद्रोह था तो सिपाही वाले ही इमीडिएट कॉजेज़ हुए थे। पहला आता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। जो ग्रीस लगे हुए कारतूस हुआ करते थे जो कि इंडियन सिपाहियों को चलाने के लिए दिए गए थे, वो इमीडिएट कॉज बना था इस रिवॉल्ट का। र्यूमर स्प्रेड दैट द कार्ट्रिजेज ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। एक ये र्यूमर फैल गया था कि जो नए कारतूस, ग्रीस लगे हुए कारतूस दिए गए थे, तो जो उनका जो ग्रीस था वो गाय और जो सुअर पिग्स थे उनके फैट से बने हुए थे। बिफोर लोडिंग दीज राइफल्स द सिपॉय हैड टू बिट ऑफ द पेपर ऑफ द कार्ट्रिजेस। राइफल को चलाने से पहले सिपाहियों को मुंह से उन कारतूस को काटना पड़ता था। सो बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स सिपॉय रिफ्यूज़ टू यूज़ देम, क्योंकि दोनों ही धर्मों में गाय और सुअर काफ़ी मान्यता प्राप्त जानवर हुआ करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों धर्मों के सिपाहियों ने उन राइफल्स को, उन कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। इन मार्च 1857 मंगल पांडे, a सिपाही इन बैरकपुर, हैड रिफ्यूज टू यूज़ द कार्टेज एंड अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स। जो मंगल पांडे थे इन्होंने बैरकपुर में, ये याद रखेंगे, मार्च 57 में मंगल पांडे थे और ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। इन्होंने मना कर दिया था कारतूस को यूज़ करने के लिए और अपने एक सीनियर ऑफिसर पर अटैक कर दिया था। ये इमीडिएट कॉज बन गया था इस पूरे रिवॉल्ट का। उनको ये करने के बाद जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, अपने ऑफिसर पर अटैक कर दिया, तो ही वॉज हैंग टू डेथ इन ऑन 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 8 अप्रैल को जैसे ही फांसी की सज़ा हुई थी तो अन्य सिपाही जो भी दोस्त थे उनके, जितने भी उस छावनी में, उनमें काफ़ी असंतोष हो गया और उन्होंने एक रिवेलियन शुरू कर दिया। ऑन 9 मई 85 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू राइफल एंड वर सेंटेंस्ड टू 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट। 85 जो मेरठ छावनी के 85 सिपाही थे उन्होंने ये राइफ़ल यूज़ करने से मना कर दिया था और जिस कारण उनको 10 साल की जेल की सज़ा भी दे दी गई थी। तो ये इमीडिएट कॉजेज़ बने थे इस पूरे 1857 रिवॉल्ट के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट का क्या थे, यानी कि कई जगह जो विद्रोह हुआ था उनके लीडर्स क्या क्या थे। जो दिल्ली में जो लीडर थे वो बहादुर शाह सेकंड थे, और इस दिल्ली में जो ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल जिन्होंने इस पूरे विद्रोह को दबाया थे, वो थे जॉन निकोलसन। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। नेक्स्ट आता है लखनऊ। लखनऊ में जो 1857 रिवॉल्ट के लीडर थे, इंडिया की तरफ से बेगम हजरत महल हुआ करते थे, और ये जो हेनरी लॉरेंस थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कानपुर में। कानपुर में नाना साहिब थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो सर कॉलिन कैम्पबेल थे। नेक्स्ट झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हुआ करते थे इंडियन लीडर्स, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वहाँ पे वो जनरल ह्यूग रोज थे। नेक्स्ट बरेली में खान बहादुर खान थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो सर कॉलिन कैम्पबेल थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने लीड किया था इंडिया को, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो कर्नल ओंकेल थे। बिहार में कुंवर सिंह हुआ करते थे इंडियन लीडर, और जो विलियम टेलर थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने कि इस विद्रोह को दबाने की काफ़ी कोशिश की थी। तो ये मेनली याद रखेंगे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, और बिहार में कुंवर सिंह।
नेक्स्ट देखेंगे रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, आखिर रिवोल्ट फेल कैसे क्यों हुआ था, तो उसके क्या क्या कारण हुए थे। तो जो पहला कारण था वो थे लिमिटेड अपराइजिंग। द रिवोल्ट वॉज मेनली कन्फाइंड टू द दोआब रीजन। द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर एंड कश्मीर एज वेल एज द स्मॉलर वंस ऑफ राजपूताना डिड नॉट ज्वाइन द रिवेलियन। द साउदर्न प्रोविंसेस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। ये जो रिवेलियन था, ये पूरा रिवॉल्ट था, ये लिमिटेड था दोआब रीजन से। दोआब रीजन बोलते हैं जो गंगा के आसपास का रीजन होता है, उसको दोआब रीजन बोलते हैं। तो दोआब रीजन के लिए ये लिमिटेड था। और जो इसमें जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर, इन्होंने पार्ट नहीं लिया था, इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था, और इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके से उन रिवेलियंस की मदद नहीं की थी। और जो साउदर्न प्रोविंसेस थे, पूरा साउथ इंडिया, उसमें से कहीं से भी किसी ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया था। तो यानी कि ये एक लिमिटेड एरिया में फैला हुआ एक विद्रोह था। नेक्स्ट आता है कि नो इफेक्टिव लीडरशिप। द रिवेल्स लैक्ड एन इफेक्टिव लीडरशिप। ऑल्दो नाना साहेब, तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर द ब्रेव लीडर्स, बट दे कुड नॉट ऑफर द इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट एज अ होल। जैसा कि हमने देखा, जगह जगह पर दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, अभी हमने पिछली स्लाइड में जो देखा था, तो वो हर जगह के एक स्पेसिफिक लीडर हुआ करते थे। पूरा रिवोल्ट के लिए एज अ होल एक लीडर नहीं मिला था, इसलिए ये रिवोल्ट और फेल हो गया था। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये तो जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेज़ हुआ करते, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उनके पास हथियार भी थे, उनके पास पैसा भी था। और इंडियन जो सिपाही हुआ करते थे, उनके पास सबसे मेन चीज़ मैन, मनी एंड आर्म्स, तीनों की कमी हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो इंग्लिश एडुकेटेड मिडिल क्लास था एंड रिच मर्चेंट ट्रेडर्स, जमींदार फ्रॉम बंगाल हेल्प द ब्रिटिश ट्रूप्स, हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट। यानी कि जो मिडिल क्लास था और जो रिच मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जमींदार थे, उन्होंने इंडियन सिपाहियों की मदद न करने की अपेक्षा ब्रिटिश की मदद की थी। और जब घर के ही लोग दूसरे दुश्मन की मदद करने लगते हैं तो वो विद्रोह कहाँ से सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बना था इस रिवोल्ट के फेलियर का। आगे देखते हैं हम रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। आखिर इस रिवोल्ट के रिजल्ट्स क्या क्या हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ था इसका कि कंपनी के शासन का अंत हो गया था, एंड ऑफ द कंपनी रूल। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। द रिवोल्ट मार्क्ड द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय क्वीन विक्टोरिया, विच इन इफेक्ट मीन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि अभी तक 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था इंडिया पे, लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो आया वो ये आया कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्वीन विक्टोरिया द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, जिसका कि मतलब था ब्रिटिश पार्लियामेंट अब चलाएगी इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट आता है थोड़ा सा रिलीजियस टॉलरेंस आ गया था। इट वॉज प्रोमिस्ड एंड ड्यू अटेंशन वॉज पेड टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के साथ पहले खिलवाड़ हो रहा था, उसको थोड़ा सा अटेंशन दिया जाने लगा अब। नेक्स्ट आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या क्या हुए थे। तो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ था, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो वायसरॉय में कब चेंज हुआ था। तो ये 1857 रिवॉल्ट के बाद हुआ था। द गवर्नर का जनरल्स ऑफिस वॉज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ द वायसरॉय। द राइट ऑफ इंडियन रूलर्स वर रिकॉग्नाइज। जो इंडिया के शासक हुआ करते थे उनके भी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एबॉलिश्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, जो राज झड़प नीति थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। द राइट टू अडॉप्ट सन्स एज लीगल हायर्स वर वॉज एक्सेप्टेड। जो किसी रूलर के पास अगर उसका खुद का बेटा नहीं होता था तो वो किसी को अडॉप्ट कर सकता था और उसको लीगलाइज कर दिया गया था। पहले ये इलीगल हुआ करता था, जिसकी वजह से झांसी में इश्यूज क्रिएट हुए थे। Though the revolt failed to achieve the desired goal, it sowed the seed of the Indian nationalism. पूरी तरीके से रिवॉल्ट फेल हो गया था, लेकिन स्टिल नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो देशवासियों के अंदर इस रिवोल्ट से आ गई थी। इस रिवोल्ट से एक हिम्मत आ गई थी कि हम लड़ सकते हैं। ये रिवोल्ट फेल ज़रूर हुआ था, लेकिन ये इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ पहला युद्ध था, और इससे लोगों की फीलिंग्स, जो रूट लेवल पे लोग हुआ करते थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई थी। और इसी से 1857 से जस्ट आफ्टर 90 ईयर्स 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि बुक्स रिटेन ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कई सारी किताबें लिखी गई 1857 के रिवॉल्ट पर।
तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। द रेविलियन 1857, अ सिपाही म्यूजियम बाय पूरन चंद जोशी। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये जॉर्ज ब्रूस मेल्सन ने लिखी थी। द ग्रेट म्यूटिनी, ये क्रिस्टोफर हिवर्ट ने लिखी थी। रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ रिवल्स ऑफ 1857, ये इकबाल हुसैन ने लिखी थी। एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद शादी खान। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि ये बुक किसने लिखी थी, और ये 1857 रिवॉल्ट से सारी रिलेटेड है। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। कीप फॉलोइंग माय चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एसएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स। थैंक यू।